नमस्कार साथियों, मैं सागर चौधरी आज फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं राइट एंगल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के किसान आंदोलन। जो राजस्थान के अंदर किसानों की गतिविधियां हुई थी, सामंतों के खिलाफ, राजाओं के खिलाफ, उनके क्या क्या कारण रहे थे, किस प्रकार वो गतिविधियां आगे बढ़ी और उनके क्या परिणाम हुए थे, वो सब आज हम देखने वाले हैं। तो इसके अंदर जो चरण है उसमें पहले अपना किसान आंदोलन, सबसे इंपॉर्टेंट किसान आंदोलन रहेगा बिजोलिया किसान आंदोलन। कौन सा? बिजोलिया किसान आंदोलन। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ये अपने टेस्ट सीरीज लॉन्च हो रखी है ऐप के ऊपर, जो आप ले सकते हैं। ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो थर्ड पेपर है असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसके लिए बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है, तो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा इसको और अपनी तैयारी को परखिएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया, सबसे पहले हम जानते हैं कि बिजोलिया क्या है। बिजोलिया नामक जगह है, वो कहाँ पे स्थित थी? तो ये मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी ठिकाना हुआ करता था। मेवाड़ का प्रथम श्रेणी ठिकाना। राणा सांगा के समय जो अशोक परमार था उसको उपरमाल की जागीर दी गई थी। वही उपरमाल की जो जागीर थी उसका जो प्रमुख केंद्र था वो कौन सा हुआ करता था? बिजोलिया हुआ करता था। और इसी बिजोलिया के अंदर आंदोलन स्टार्ट होता है किसानों का। वो किस कारण से होता है? तो अपन इसके कारण देखते हैं। सबसे पहले क्या कारण रहे थे इसके? तो 84 प्रकार के कर लगाए जाते थे यहाँ पे। कितने प्रकार के कर? 84 प्रकार के। और क्या कारण रह सकता है? और किसानों से क्या लिया जा सकता है? तो भू राजस्व। तो यहाँ पे भू राजस्व की जो दरें थी वो बहुत ज्यादा हाई थी या बहुत ज्यादा उच्च थी। अधिक भू राजस्व। और क्या हो सकता है? बेगार। बेगार मतलब किसानों को ऋण वगैरह दे देना और उसके बदले में उनसे काम वगैरह करा लेना। ये राजा अपने आप को अपना प्रतिनिधि समझता था जनता का, और उनको बिना कोई आर्थिक सहायता किए या उनको बिना मजदूरी दिए क्या करा लेता था? कार्य वगैरह करा लेता था। उसी को क्या बोलते थे? अपने बेगार बोलते थे। तो एक इसका कारण ये भी रहा था। 84 प्रकार के कर, अधिक भू राजस्व, बेगार। एक थी लाटा कुंता। लाटा कुंता ये फसल के नाप जोख की एक इकाई थी जिसके आधार पर अपने टैक्स वगैरह या कर निर्धारित किया जाता था। तो इसकी जो पद्धति थी वो भी अपने सही नहीं थी। उसी के कारण भी किसानों का आंदोलन यहाँ पे देखने को मिला था। एक अपने कर था चौरी कर। कौन सा कर? चौरी कर। चौरी कर क्या था? तो 1903 ईस्वी में कृष्ण सिंह जो यहाँ का सामंत था उसने चौरी कर लगाया। ये कर जो लड़कियों की शादी, किसानों की या जनता की जो भी लड़कियों की शादी होती थी, उस शादी के समय ये कर जो पिता होता था लड़की का उससे वसूला जाता था। ये कर किसने लगाया था? तो कृष्ण सिंह ने लगाया था 1903 ईस्वी के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट था तलवार बंधई कर। कौन सा कर? तलवार बंधई कर। 1906 ईस्वी में यहाँ के सामंत पृथ्वी सिंह बन गया था। पृथ्वी सिंह ने इस कर को आरोपित किया। ये जो कर था तलवार बंधई, वो जो भी नया सामंत बनता था उसके उस सामंत को चुकाना होता था राजा को। लेकिन इस कर को पृथ्वी सिंह ने किस पे लगा दिया? जनता पे लगा दिया कि मैं पैसे क्यों दूं? पैसे कौन देगी? जनता देगी। तो जनता से लेना स्टार्ट कर दिया था। इसके कारण भी किसानों में क्या था? यहाँ पे आक्रोश था या सामंत के प्रति विरोध था। अब यहाँ पे किसान आंदोलन प्रारंभ होता है। प्रथम चरण आंदोलन। ये आंदोलन कितने चरणों में संपन्न हुआ था? तो 3 चरण थे इस आंदोलन के। सबसे पहला जो चरण स्टार्ट होता है 1897 से लेके 1914 ईस्वी तक। 1897 से 1914 ईस्वी तक ये आंदोलन प्रारंभ होता है। और कौन सी जाति इस आंदोलन में मुख्यतः भाग लेती है? तो धाकड़ जाति नामक धाकड़ जाति इसके अंदर भाग लेती है। धाकड़ जाति के जो किसान होते हैं वो भाग लेते हैं। और ये आंदोलन कहां से प्रारंभ होता है? तो गिरधरपुरा नामक एक जगह होती है, वहां से आंदोलन प्रारंभ होता है। कौन सी जगह? गिरधरपुरा। गिरधरपुरा से धाकड़ जाति के जो किसान होते हैं वो इस आंदोलन को यहाँ पे प्रारंभ करते हैं। अब इस आंदोलन के अंदर मुख्य भूमिका स्टार्टिंग में किसने निभाई थी? तो साधु सीताराम दास। कौन थे? साधु सीताराम दास। अब साधु सीताराम दास ने अपने जो प्रतिनिधि थे, 2 किसानों के जो प्रतिनिधि थे, उनको कहां पे भेजा? राजा फतेह सिंह के पास में भेजा कि हमारी जो शिकायतें हैं या किसानों की जो शिकायतें, जो मांगे हैं, वो लेकर कहां जाओ? राजा के पास में जाओ। तब राजा को ध्यान में आएगा कि जरूरत है क्या किसानों को। अपन बताएंगे ही नहीं तो पता कैसे चलेगा? तो साधु सीताराम दास के कहने पर 2 आदमी, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल, इन दोनों को कहां भेजा गया? फतेह सिंह के पास में भेजा गया। मेवाड़ महाराणा जो फतेह सिंह हुआ करते थे उनके पास में भेजा गया। और फतेह सिंह ने इनकी बातों को ध्यान में रखते हुए एक जांच आयोग बनाया। कौन सा? हामिद नामक। कौन सा? हामिद। हामिद नामक एक जांच आयोग बनाया। उसका हामिद जो अधिकारी था उसी का नाम हामिद था। इसी के नाम पर इस आयोग का नाम रखा गया। लेकिन इस आंदोलन में किसानों को ज्यादा सफलता मिली नहीं। ये एक औपचारिक आंदोलन, औपचारिक अधिकारी नियुक्त किया गया था यहाँ पे।
ठीक है। अब इसके स्थानीय नेता कौन कौन से थे, कौन कौन से ऐसे नेता थे जिन्होंने प्रथम जो चरण था उसमें स्थानीय स्तर पर या जमीनी स्तर पर कार्य किए थे? तो प्रेमचंद भील, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव। अब इन तीनों के नाम आप कैसे याद रखोगे, तो इसकी एक ट्रिक बना लेते हैं अपन। प्रेम से फतेह करो ब्रह्म को। ब्रह्म को किससे फतेह करना है? प्रेम से। तो सबसे पहले आ जाएगा प्रेमकरण चारण, दूसरा आ जाएगा फतेहकरण और तीसरा आ जाएगा ब्रह्मदेव। तो तीनों के नाम आ गए यहाँ पे, आप इन तीनों के नाम यहाँ से याद रख सकते हो। ये हो गया अपने कौन सा चरण? प्रथम चरण। अपने बिल्कुल डायरेक्ट देखना है, फैक्ट देखना है, सीधे सीधे, ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है, एग्जाम के हिसाब से अपने उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे पढ़ेंगे। अगला है द्वितीय चरण आंदोलन। कौन सा आंदोलन? द्वितीय चरण आंदोलन। द्वितीय चरण कब से कब तक हुआ? 1915 से लेके 1923 ईस्वी तक ये आंदोलन हुआ। सेकंड चरण था इसका। इसमें नेता कौन बने थे? तो अपने विजय सिंह पथिक जो थे उन्होंने इस आंदोलन के अंदर भागीदारी अपनी व्यक्त की थी। इनका अपने वास्तविक नाम क्या था? तो भूप सिंह इनका वास्तविक नाम हुआ करता था। एक तो विजय सिंह पथिक, एक माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा से आप परिचित होंगे, जब अपन एकीकरण पढ़ेंगे, राजस्थान के जब एकीकरण पढ़ते हैं तो माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ जो प्रजामंडल होता है उसके उपाध्यक्ष भी ये महामंत्री नियुक्त किए जाते हैं। महामंत्री होते हैं मेवाड़ प्रजामंडल के। वहां पे अपन देखेंगे अपने जो माणिक्यलाल वर्मा थे उनका एक गीत था पंचड़ा। क्या? पंचड़ा। और पंचड़ा गीत के माध्यम से किसानों को अपने मोटिवेट वगैरह किया करते थे। पंचड़ा पूछ ले, माणिक्यलाल वर्मा का गीत कौन सा था? तो पंचड़ा था। अब अपने जो विजय सिंह पथिक थे इन्होंने जब नेतृत्व संभाल लिया तो सारे कार्य किसके द्वारा किए जाएंगे? विजय सिंह पथिक के द्वारा किए जाएंगे। अब पथिक जी ने सबसे पहले उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करी। किसकी स्थापना करी? उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करी। हरियाली अमावस्या के दिन बेरीसाल नामक स्थान से। कौन से स्थान से? बेरी और साल। किस दिन करी थी? हरियाली अमावस्या। उस दिन हरियाली हरियाली होती है, हरियाली अमावस्या को बेरीसाल नामक स्थान से उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करी। कब करी है स्थापना? तो 1917 ईस्वी में करी थी। 1917 ईस्वी में स्थापना कर दी। और इसका अध्यक्ष किसे बनाया? तो मन्ना पटेल को। क्यों बनाया इसको? का किसानों को सबको क्या क्या करना पड़ेगा? मनाना पड़ेगा। तो मना कौन सकता है? तो मन्ना मना सकता है, तो मन्ना पटेल को बना दिया। ऐसे नाम से आप याद रख सकते हो कि अध्यक्ष कौन था। नेक्स्ट है 1919 ईस्वी में। अब जब ये आंदोलन बहुत चरम पे हो गया, उपरमाल पंच बोर्ड का गठन हो गया, उपरमाल का डंका नामक पर्चा प्रकाशित किया गया। एक पर्चा प्रकाशित किया गया था, उपरमाल का डंका। उपरमाल का डंका। और जगह जगह इसको बांटा गया। आंदोलन के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाएगी, लोगों को बताया गया। तो रियासत को लगा कि आपने क्या उठाना चाहिए, इसके प्रति कदम उठाना चाहिए। तो रियासत ने कदम उठाते हुए 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बनाया। कौन सा आयोग बना दिया? बिंदुलाल भट्टाचार्य। प्रथम चरण था, उसके अंदर हमीद नामक जांच अधिकारी को भेजा गया था। जो द्वितीय चरण है उसमें बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बनाया जा रहा है। यहाँ पे आयोग बना दिया, लेकिन सफलता आयोग को मिली नहीं। आयोग ने बातें बातें करी, सारी बातें जाके किसको बताई? अपने राजा जी को, या रियासत का जो सरदार था उसको बताई। अब 1922 में एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, जो पूरे राजस्थान का एक ही हुआ करता था, अंग्रेजों का सर्वोच्च अधिकारी राजस्थान के अंदर, एजेंट टू गवर्नर जनरल रॉबर्ट हॉलैंड। उस टाइम कौन था? रॉबर्ट हॉलैंड। और एक पीए, पॉलिटिकल एजेंट, जो हर रियासत के अंदर नियुक्त किया जाता था अंग्रेजों की तरफ से, विल्किंस। इन दोनों ने किसानों से समझौता किया और कितने कर माफ कर दिए? 35 कर माफ कर दिए। कितने कर माफ कर दिए? 84 प्रकार के कर लिए जा रहे थे, उसमें से 35 माफ कर दी। किसान बहुत राजी हुए, ढोल वोल बजाए किसानों ने, बड़े रैली रैली निकाली, हम जीत गए जीत गए। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है, जब ये कहां से निकलते हैं? सामंत के घर के सामने से निकल रहे होते हैं। सामंत कहते हैं कौन से कर माफ? ये यहाँ का सामंत कौन है? सामंत मैं हूँ, मेरी मर्जी होगी वो करूंगा। कौन है जी कौन पीए? मैं किसी को नहीं जानता। तो सामंत यहाँ पे कर माफ करने से मना कर देता है। सामंत मना कर देता है तो यहाँ पे कर माफ किए जा सकते हैं क्या? नहीं किए जा सकते। तो यहाँ पे सामंत कर लेने से, करों को माफ करने से मना कर देता है। अब अगला चरण कौन सा होगा? द्वितीय चरण में भी सफलता मिली थी, लेकिन पूरी नहीं मिल पाई, क्योंकि कर अभी तक माफ हुए नहीं। आधे कर ही माफ हुए थे, लेकिन वो भी माने नहीं गए थे। अब चरण आता है अपने तृतीय चरण। तृतीय चरण कब से कब तक है? 1923 से लेके 1941 ईस्वी तक तीसरा चरण होता है। विजय सिंह पथिक कहते हैं काम करो, तुम सारे मिल गए और किसान वगैरह और सारी जमीनें किसको दे दो? सामंत को वापस दे दो। अगर सामंत अपने पास जमीन ही नहीं रहेगी तो अपन खेती करेंगे नहीं, और जब अपन खेती नहीं करेंगे तो सामंत कर किससे वसूलेगा?
जब कर ही नहीं मिलेगा तो राजा प्रेशर बनाएगा, सामंत को हटा देगा कि भाई तेरे जब तू टैक्स ही नहीं कलेक्ट कर पा रहा है तो तेरे यहाँ पे रहने का काम क्या है। तो विजय सिंह पति के कहने पर सारे किसान मिलके जमीनें किसको दे देते हैं, सामंत को वापस दे देते हैं, जमीनें सामंत को लौटा देते हैं। लेकिन सामंत भी होता है बेटा होशियार। अब सामंत जब सामंत के पास में जाते हैं सारे किसान, जमीनें कागज आगे वापस देते हैं कि आप रखिए, हमें नहीं चाहिए, आप खुद ही खेती कर लो, पूरा गांव पड़ा इतना मोटा कैसे खेती करोगे। तो सामंत को पता होता है एकता तो कहीं आज तक ही नहीं रही, अपने में नहीं रही तो इनमें तो क्या ही होगी। सामंत कहता है देख लो एक बार सोच लो फिर से, अगर ये जमीनें मैंने एक बार रख ली ना फिर वापस दूंगा नहीं, तुम्हारे साथ पीढ़ियों को नहीं दूंगा। तो कुछ किसान होते हैं वो मान जाते हैं कि नहीं नहीं हमें वापस दे दो, हम तो नहीं, ऐसे इनके बेकाव में आ गए थे हम, तो ये हमें फालतू में बेला फुसला कर लेके आ गए। तो थोड़े बहुत किसान वैसे निकल गए। फिर लगा कि और पूछा कि एक बार फिर से सोच लो, और कोई बचा है किसी को और लेनी हो तो वो भी ले लो। तो थोड़े बहुत और निकल गए। फिर जो बचे कुछ थे उनकी जमीनें जब्त कर ली गई सामंत के द्वारा। तो आधे किसानों की छूट गई थी, आधे किसानों की यहाँ पे जब्त हो गई थी। अब जब यहाँ पे जमीनें जब्त हो गई तो विजय सिंह पति को लगे यार अपने भी यहाँ पे रहने का कोई औचित्य बनता नहीं, अपन फालतू सारा कांड खराब करा दिया। किसानों के बेचारों की जो थोड़ी बहुत जमीन थी, थोड़ी बहुत खेती वेती कर रहे थे, अपना गुजारा कर रहे थे, वो भी अपन ने जब्त करा दी। ऐसा करके विजय सिंह पति 1927 ईस्वी में इस आंदोलन से अलग हो जाते हैं। 1927 ईस्वी में विजय सिंह पति आंदोलन से अलग हो जाते हैं। तो अब अलग हो जाए तो इसका आंदोलन का नेतृत्व कौन करे, आंदोलन बहुत लंबा चल रहा था, तो इसका नेतृत्व करने के लिए गांधी जी को बोला जाता है कि गांधी जी बोलते हैं कि आप इसका नेतृत्व कीजिए। अब गांधी जी कहते हैं मेरे पास पूरा भारत है संभालने के लिए, और यहाँ पे मेरे को कोई फायदा भी नहीं दिख रहा है, किसान आंदोलन है, मैं भारत को देखूंगा, मैं क्या करूंगा, भारत को आजाद करूंगा, मैं तुम्हारे आंदोलन के अंदर क्यों भाग लो। तो कहते हैं यार फिर भी थोड़ा बहुत देख लो, इधर भी एक आदमी नियुक्त कर दो अगर आप नहीं आ सकते। तो उस टाइम गांधी जी का विश्वास पात्र आदमी कौन था, जमनालाल बजाज। तो गांधी जी जमनालाल बजाज को भेजते हैं कि बजाज जी आप जाइए, अगर आर्थिक सहायता चाहिए तो भी आप दे सकते हैं, आपके पास पैसे टके है, और आप वहां पे आंदोलन का नेतृत्व कीजिए। अब जो पैसे टके वाला आदमी होता है वो क्यों फालतू किसान आंदोलन में फंसेगा। जमनालाल बजाज कहते देखो टाइम तो मेरे पास भी नहीं है, मैं तो आपके साथ कार्य करूंगा, आपको पैसों जरूरत हो, धन की जरूरत हो तो मुझे बताइए। जमनालाल बजाज को पता था कि अपने गांधी जी के साथ रहेंगे तभी अपना नाम इतिहास में अमर हो पाएगा। तो जमनालाल बजाज ने किसको नियुक्त कर दिया, हरिभाऊ उपाध्याय को। हरिभाऊ उपाध्याय को भेज दिया इन्होंने कि आप जाइए हरिभाऊ उपाध्याय जी, आप नेतृत्व कीजिए, आपको मौका दिया जाएगा। तो हरिभाऊ उपाध्याय ने तृतीय चरण जो किसान आंदोलन ने बिजोलिया उसका नेतृत्व किया था, नेतृत्व कर दिया। राजा वाजा को पता चल गया कि अब अपने पार पड़ेगी नहीं, इनसे समझौता कर लेना ही ठीक है। तो अपने जो पीए होता है प्रधानमंत्री वी राघवाचारी और मोहन सिंह मेहता, ये दोनों मिलकर किसानों से समझौता कर लेते हैं 1941 ईस्वी में। और समझौता करने के बाद में ये जो आंदोलन है ये यहाँ पे समाप्त हो जाता है। लेकिन इस आंदोलन की क्या विशेषता है, ये राजस्थान का सबसे बड़ा अहिंसक किसान आंदोलन था। कितने वर्ष तक चला था ये, 44 वर्ष, 44 वर्ष तक चला था ये आंदोलन। और इसने अन्य जो आंदोलन थे बेगू, बूंदी या शेखावाटी, जो भी बाकी आंदोलन हुए थे इसके बाद में, उन सब के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य भी किया था। और अपने जो मराठा समाचार पत्र है उसके अंदर भी इसके प्रति लेख लिखे गए थे। फतेह सिंह को भी अपने बाल गंगाधर जो तिलक होते हैं वो अपने पत्र वगैरह लिखते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी है जिनका जो प्रताप समाचार पत्र होता है वो भी उसमें इसके प्रति लेख लिखते हैं। और माणिक्यलाल जो वर्मा है अपने पंचेड़ा गीत के माध्यम से लोगों को प्रेरित करते हैं। प्रेमचंद का जो रंगभूमि उपन्यास है वो भी किसके आधार पर है, बिजोलिया किसान आंदोलन के आधार पर ही उसको लिखा गया है। तो ये सारी बातें किसके बारे में थी, बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में थी। जो इंपॉर्टेंट बातें थी, महत्वपूर्ण तथ्य थे, वो सारे अपन ने डिस्कस कर लिए। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।